So hello students, once again welcome back to Prakashan classes और this is going to be lecture number 4 for partnership accounting। हम लोगों ने क्लास 12 CBSE, ISC और WB वेस्ट बंगाल बोर्ड दो है जो हमारा है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लिए हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया था और होपफुली 3 लेक्चर्स हम लोग का कंप्लीट हो गया होगा सबका। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फटाफट उसको कंप्लीट कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। सो वी विल गिव द हेडिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, आज का टॉपिक रहने वाला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पहले क्या होता है। दो टर्म हम आज के क्लास में पहले सीखेंगे कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, हम लोग जो क्लास 11 में अकाउंटिंग करते थे ना, तो हम लोग बिजनेस के लिए पीएल बनाते थे। सोल प्रोप्राइटर का अकाउंटिंग होता था तो उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, पीएल अकाउंट से फिर नेट प्रॉफिट आता था और सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में वो नेट प्रॉफिट सीधा चला जाता था कैपिटल अकाउंट में। अगर नेट प्रॉफिट आता था तो वो कैपिटल के साथ ऐड हो जाता था। और ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसलिए पीएल अकाउंट के बाद हम लोग एक और लेजर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नेक्स्ट लेजर बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो दो टर्म सीखेंगे आज के क्लास में, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आइटम्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। पहले क्या बनता है पार्टनरशिप फर्म का, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कॉपी में लिखते हैं, लिखते समझते हैं। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, charge against profits are those expenses charge against profits are those expenses which are independent of profit, that is not dependent on profit, that is not dependent on profit। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है, ये बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट है, मतलब प्रॉफिट पे ये डिपेंडेंट नहीं है, एंड आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो पहला बात प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कोई आइटम है, ठीक है, तो उसका हमको पेमेंट करना कंपलसरी है। बिजनेस के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आइटम्स का पेमेंट करना कंपलसरी है। जैसे देखो, स्टाफ, बिजनेस का स्टाफ है, ठीक है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, इनको बिजनेस सैलरी पे करता है। तो स्टाफ को हम लोग जो सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एम्प्लॉइज को जो सैलरीज वेजेस पे कर रहे हैं, ये बिजनेस के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट इज इमटेरियल, इट इज इररिस्पेक्टिव वेदर द बिजनेस इज अर्निंग हायर प्रॉफिट्स और इनकरिंग लॉसेस। कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर कर रहा है। जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी हम स्टाफ को सैलरी पे करेंगे,
प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टाफ का जो सैलरी है ना वो प्रॉफिट पे कहीं से भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है। और स्टाफ का जो सैलरी है वो बिजनेस का पीएल अकाउंट में आता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है। प्रॉफिट पे अगर डिपेंडेंट नहीं है मतलब फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, स्टाफ का सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी स्टाफ का सैलरी पे करेंगे, बहुत ज्यादा लॉस हो गया तब भी पेमेंट करना पड़ेगा स्टाफ का सैलरी। बिजनेस का रेंट, स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, ये सब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच आर पेएबल बाय द बिजनेस irrespective और immaterial, it is not at all necessary कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉसेस इनकर किया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम है जो बिजनेस का एक्सपेंस है, पहला बात बिजनेस का एक्सपेंस है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, और जो कहां आता है, बिजनेस के पीएल अकाउंट में आता है। तो तीन बात याद रखना है, एक तो बिजनेस का एक्सपेंस होना चाहिए, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और वो बिजनेस के पीएल अकाउंट में आता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस, इट इज टू बी पेड बाय द बिजनेस वेदर, WHETHER, वेदर कॉमा या वेदर ऐसे लिखो, वेदर द फर्म earns profit or incurs any losses, ठीक है, whether the firm earns profit or incurs any losses, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर चाहे फर्म को लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका पेमेंट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम्स का पेमेंट तो फर्म को करना ही पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज एक्सपेंसेस which are independent of profit, that is not dependent on profit, ये प्रॉफिट पे कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है। कहां आता है, बिजनेस के पीएल अकाउंट में आता है, पीएल अकाउंट में इसको चार्ज करते हैं और बिजनेस को इसका पेमेंट करना ना कंपलसरी है, ठीक है। स्टाफ का सैलरी, लैंडलॉर्ड के लिए हमको रेंट पर पे करना है, बिजनेस एक रेंटेड प्रेमाइसेस में है तो रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। दीज आर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजंस बनाना, हम लोग प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजंस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, प्रोविजंस होता है प्रॉफिट जो हम अलग करके रख देते हैं, प्रोविजंस आर प्रॉफिट केप्ट असाइड। अगर फ्यूचर में मेरा कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है तो हम पहले से पैसा सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर फ्यूचर में मेरा कोई लॉस होने वाला है तो हम पहले से प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट जब वो लॉस होगा तो बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब नहीं होगा। प्रोविजंस होता है प्रॉफिट जो हम बना के रखते हैं फ्यूचर लॉसेस से, बिजनेस में जो लॉसेस होने वाला है उससे प्रोविजंस को हम सेट ऑफ करवाते हैं, सो दैट लॉसेस होने से बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ खराब नहीं होगा, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब नहीं होगा, ठीक है, बिजनेस को अफेक्ट नहीं होगा लॉसेस से अगर प्रोविजंस बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोविजंस बनाना भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। बिजनेस के पीएल अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड पे, और जिसका पेमेंट करना बिजनेस के लिए कंपलसरी है, फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, नंबर 1 एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का जो लोन होता है ना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है फर्म से। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, एडवांस कर रखा है लोन, देन सच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच लोन। कितना, अगर और कितना परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ पार्टनर ने लोन एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस दिया था कि एज अ लेंडर ऑफ द बिजनेस दिया था? एक पार्टनर जो कि बिजनेस का ओनर है, उसने जब फर्म को कैपिटल दिया, देन ही इज एक्टिंग एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस।
बट जब उसने फर्म को लोन दिया है देन ही इज एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ द बिजनेस। लेंडर कौन होता है? जिससे हम लोग उधार लेते हैं, जो हमको उधार देता है। जैसे बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो बैंक हमारा लेंडर हो जाता है, ठीक है, बैंक हमारा लेंडर हो जाता है और हम बोरोवर हो जाते हैं। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पार्टनर को जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे किया जाएगा वो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब पार्टनर को अपना लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस इनकर किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनर्स लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरा आइटम होता है रेंट पेएबल टू पार्टनर। रेंट पेएबल टू पार्टनर, मान लो पार्टनर का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। इन तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। अब ये लोग एक रेंटेड प्रेमाइसेस ढूंढ रहे थे, बट इनको ना सही दाम पे रेंट पे प्रॉपर्टी मिल नहीं रहा था। तो बी ने बोला कि इसके पास एक घर वेकेंट पड़ा हुआ है, ये बी का ही घर है, ये वेकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बी का प्रॉपर्टी है जो वेकेंट है। तो बी बोल रहा है कि हम ये प्रॉपर्टी बिजनेस को देंगे, अपने पार्टनरशिप फर्म को देंगे। मतलब जिस बिजनेस में एबीसी पार्टनर है उस बिजनेस को ये प्रॉपर्टी कौन देगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कौन लेट आउट करेगा, भाड़ा पे देगा। इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मिस्टर बी। मिस्टर बी बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हम लोग को तो बिजनेस करना है, हम ये प्रॉपर्टी बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म कौन है? पार्टनरशिप फर्म मान लो ए बी सी एंड को के नाम से है, पार्टनरशिप फॉर्म ए बी सी एंड को के नाम से, मतलब कंपनी के नाम से है, ए बी सी एंड कंपनी। तो व्हेन वी से ए बी सी एंड को मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म है। अब बी ने क्या किया, अपना इस प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप फॉर्म को दे दिया, ठीक है। अब एबीसीएन का जो ए बी और सी का जो बिजनेस है वो इस हाउस में होने लग गया। ये प्रॉपर्टी किसका है? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, ये बी's प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, ये बी का प्रॉपर्टी है। बी ने अपना ही प्रॉपर्टी ए बी सी, मतलब जिस बिजनेस में बी खुद पार्टनर है उसी बिजनेस को भाड़ा पे दे दिया। ए बी सी मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, उनको एक रेंटेड प्रॉपर्टी का जरूरत था, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ढूंढा बट मिला नहीं कोई प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी सही दाम पे। तो बी बोल रहा है मेरा घर यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट हमको अलग से रेंट पे तुम लोग कर देना, मतलब हम पार्टनरशिप फॉर्म से रेंट भी चार्ज करेंगे। इसको बोलते हैं रेंट पेएबल टू पार्टनर। जब पार्टनर अपना ही प्रॉपर्टी बिजनेस को देता है, ठीक है, और उसके बदले में पार्टनरशिप फॉर्म से रेंट चार्ज करता है, उस बिजनेस से रेंट चार्ज करता है जिसमें वो खुद पार्टनर है, ठीक है। देखो एबीसी एंड को में पार्टनर बी भी है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करता है? बी का प्रॉपर्टी है। इसने ये प्रॉपर्टी बिजनेस को भाड़ा पे दे दिया है और उससे रेंट भी लेगा, बिजनेस से रेंट भी लेगा। तो जब प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने बिजनेस को भाड़ा पे दिया, एबीसी एंड को भाड़ा पे दिया है, जब पार्टनरशिप फॉर्म को मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी भाड़ा पे दिया है, रेंट पे दिया है, तब ही इज नॉट एक्टिंग एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस, ही इज एक्टिंग एज द लैंडलॉर्ड, ठीक है, ही इज एक्टिंग एज द लैंडलॉर्ड, तभी तो वो रेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। तो रेंट पेएबल टू पार्टनर्स प्रॉपर्टी या रेंट पेएबल टू पार्टनर फॉर यूजिंग पार्टनर्स प्रॉपर्टी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्क नहीं पड़ता बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को प्रॉपर्टी भाड़ा पे दिया है तो उस पार्टनर को उसका रेंट फर्म को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 रेंट पेएबल टू पार्टनर, पॉइंट नंबर 2 पे लिखेंगे रेंट पेएबल टू पार्टनर, रेंट पेएबल टू पार्टनर फॉर यूजिंग पार्टनर्स प्रॉपर्टी, फॉर यूजिंग पार्टनर्स प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 3 में लिख देंगे स्टाफ सैलरीज, ठीक है, स्टाफ ऑब्लिक एम्प्लॉइज सैलरीज। एक पार्टनरशिप फर्म अपने स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरीज देता है, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनरशिप फर्म को किसी भी हालत में उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। इट इज इमटेरियल प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस इनकर किया है फर्म ने, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लिख लेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये सब बिजनेस का लिए क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
बिजनेस का वो एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, जो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और जिसका पेमेंट बिजनेस के लिए कंपलसरी है, फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आइटम लिखेंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमको सीखना है दैट इज टर्म्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। appropriations of profits, APPROPRIATION, appropriation of profits। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि पहले बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में पहले जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर पोस्टिंग के बाद ईयर एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज पास किया जाता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, और पीएल अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सो दैट जो नेट प्रॉफिट आया बिजनेस का उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। जितना भी आइटम्स, जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हुआ है तभी तो फर्म, ठीक है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हुआ है तभी तो फर्म प्रॉफिट से निकाल के पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, प्रॉफिट से निकाल के पार्टनर्स को सैलरी पे करेगा, प्रॉफिट से निकाल के पार्टनर्स को, वो द ओनर ऑफ द बिजनेस, उनको कमीशन पेमेंट करेगा। ठीक है, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करेगा, है ना। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन, इसलिए कुछ पैसा सेव करना जरूरी है। दैट इज जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो आइटम है जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, जो पार्टनर से रिलेटेड है एंड विच आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट होगा तभी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे, उनको सैलरी दे पाएंगे, उनको बोनस दे पाएंगे, उनको कमीशन दे पाएंगे। अगर इस साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन कुछ नहीं मिलेगा। मतलब पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ये प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स हु आर द ओनर ऑफ द बिजनेस उनको सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन सब कुछ मिलेगा। बट अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो उनको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन। तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो लिखेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स आर those expenses which are dependent on firm's profit। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो एक्सपेंसेस होता है जो फर्म के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, जो फर्म के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड आर शोन इन प्रॉफिट and are shown in profit and loss appropriation account। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वो एक्सपेंसेस है बिजनेस का जो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट एंड आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है तो प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन दे पाएंगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर का बोनस, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इसको एग्जांपल लिखते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ब्रैकेट में लिख देना, दैट इज पार्टनर्स सैलरीज, कॉमा बोनस, कॉमा फीस एक्सेट्रा। कमीशन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, एज वेल एज प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। अगर फर्म कुछ भी प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है तो वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अगर किसी भी साल में बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस इनकर हुआ है, तो रिजर्व में भी कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो आइटम है जो बिजनेस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट है, बिजनेस के पीएल में आता है, फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका पेमेंट करना कंपलसरी है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो आइटम है जो बिजनेस का एक्सपेंस तो है, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। प्रॉफिट होगा तभी प्रॉफिट से निकाल के हम फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएगा, पार्टनर को सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन दे पाएगा। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो नहीं दे पाएगा, रिजर्व में भी कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो कॉपी में हेडिंग दे देंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म को ना हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी बिजनेस को अगर हम लोग किसी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो हमको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, प्रॉपर फीस सबमिट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार उस बिजनेस को रजिस्टर करता है एक एक्ट के अंदर। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एक रजिस्टर करवा सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, तो वही बात हमको लिखना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म is optional and not compulsory। पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, पहला बात। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नो, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कोई चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस को रजिस्टर करवा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को, या फिर नहीं भी करवा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर हम रजिस्ट्रेशन ना करवाएं? रजिस्ट्रेशन करवाएं तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर किसी बिजनेस को हम रजिस्टर कर देते हैं किसी एक्ट के अंदर, तब इसका मतलब हम कानून की बातों को फॉलो कर रहे हैं, एक्ट में लिखा हुआ बातों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या आउटकम हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो क्या हो सकता है? ठीक है, मान लो एबीसी एंड कंपनी, एबीसी एंड को, पहले बात समझना कि एबीसी एंड को क्या है, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? एबीसी एंड कंपनी।
ये वो कंपनी नहीं है, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें मेजर पार्टनर कौन है, एबीसी, और अदर पार्टनर्स भी हैं, ठीक है, पर सबका नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए एबीसी को ही रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एबीसी एंड को। तो एबीसी एंड को क्या, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, क्लियर। अगर इस बिजनेस को हम रजिस्ट्रेशन करवाते तब तो ठीक है, तब तो अच्छा ही है। तो अगर कोई कल को क्वारल होगा, किसी मेरा कस्टमर के साथ अगर कोई विवाद हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गया, कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर जा सकता है और हम भी कोर्ट में अपना बात रख पाएंगे, ठीक है, मेरा भी बात सुना जाएगा। बट अगर हमने अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, कोर्ट मेरा बात सुनेगा नहीं, उल्टा उल्टा डंडा मारेगा हमको, ठीक है, कोर्ट मेरा बात नहीं सुनेगा, बोलेगा तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तुम कुछ मत बोलो, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए कंपलसरी है, ठीक है, कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और अगर इन केस इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट में एक भी बात मेरा माना नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एबीसी एंड को ने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था शैम्पू बनाने के लिए, ठीक है, एबीसी एंड को ने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था और बिजनेस किसके रिगार्डिंग था, शैम्पू बनाने का एक पार्टनरशिप फॉर्म था, ठीक है, हमारा बिजनेस में शैम्पू बनाते थे हम लोग। हमने शैम्पू बनाया, मार्केट में शैम्पू गया और सभी लोगों का बाल उड़ गया, सभी लोगों ने केस ठोक दिया पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, ठीक है, मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में गया। कोर्ट ऑफ लॉ में ये पता चला कि पार्टनरशिप फॉर्म तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, इट्स अनरजिस्टर्ड बिजनेस, ये रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है। कोर्ट ने एक भी बात नहीं सुना। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल पार्टी केस कर सकता है, स्यू कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म को। बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप फॉर्म दूसरे पार्टी के ऊपर एक्शन ले सकता है, उसको भी स्यू कर सकता है, ठीक है, या फिर पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो सुनवाई होगा, ठीक है। मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो दूसरा तो पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस फाइल कर पाएगा, बट पार्टनरशिप फॉर्म बाहर वालों के ऊपर, एक्सटर्नल पार्टीज के ऊपर केस फाइल या उनको स्यू नहीं कर पाएगा। तो यही बात हम लोग को कॉपी में लिख लेना है, लिखो, in case the partnership firm is not registered under Indian Partnership Act 1932, comma, then the firm cannot sue others, then the firm cannot sue, SUE, sue का मतलब होता है केस फाइल करना, SUE, sue others, but can be sued by others। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म तो किसी पे केस फाइल नहीं कर पाएगा, कोई का डिस्प्यूट होता है, बट एक्सटर्नल पार्टी जरूर पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो ये था रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग कुछ बात, ठीक है। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। ऐसा तो हमको सबको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होने वाले हैं, मिनिमम मतलब कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे ही, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं लिख लेते हैं, दोनों ही लिख लेते हैं एक साथ, लिखो, इन केस ऑफ partnership firm in case of partnership firm, कॉमा, मिनिमम मतलब कम से कम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी, होना ही चाहिए, एटलीस्ट कम से कम
two, at least two, and maximum number of partners as per Companies Act, as per the Companies Act, as per the Companies Act 2013 shall be 50। तुम बोलोगे ये कैसा बात है, अभी तो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे, ये अचानक से कंपनीज एक्ट कहां से आ गया। यही तो विचित्र बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा एक पार्टनरशिप फॉर्म में, कि पार्टनरशिप लॉ कहीं नहीं बताता है, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा। इसके लिए अलग से कंपनीज एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स करेंटली 50 है, या आगे चल के बढ़ भी सकता है, ठीक है। करेंटली ये नंबर याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर द कंपनीज एक्ट शैल बी 50, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे इसमें पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन में लिखेंगे maximum number of partners, maximum number of partners in a banking business, in a banking business is 10। कभी कभी एमसीक्यू में इसको भी पूछ लेता है तो लिखवा दे रहे हैं is 10 and maximum number of partners for नॉन बैंकिंग बिजनेस। अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है, नॉन बैंकिंग बिजनेस इज 20। तो बहुत बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए बस लिखवा दिए हैं। हमको जनरल रूल यही याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होता है, मैक्सिमम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है 50, और बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 20 होता है। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 और नॉन बैंकिंग बिजनेस के लिए 20। So this was all about today's class, today's lecture, lecture number 4। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए पढ़ाई में जुड़ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। सो टिल देन गुड बाय, दैट्स इट।